हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर ग्रेविटेशन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो है आपका एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग। अब आप नाम से तो कंफ्यूज हो गए भैया, ये नाम पलायन ये क्या वेग है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपने जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका होगा तो वस्तु जो है कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, यानी कि कुछ एक सर्टेन हाइट जाने के बाद वो पुनः पृथ्वी पर वापस चली आती है। अगर आप थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, यानी कि आप उसे वेलोसिटी को थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो वो बॉडी कुछ और डिस्टेंस तक ऊपर जाती है और फिर वह पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यानी कि पृथ्वी से जब आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ भेजते हैं या फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है और एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। और 0 हो जाने का मतलब हो गया कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाना। अब वो बॉडी और अधिक हाइट तक नहीं जाएगी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आएगी। तो यानी कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो किसी भी वस्तु को अपनी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना। यानी कि आप चाहेंगे कि कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर निकल जाए तो वो आपका नॉर्मल वेलोसिटी से पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बॉडी को आप पृथ्वी से ऐसे फेंकें कि वह पृथ्वी पर दोबारा वापस कभी भी ना आए, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ता है एस्केप वेलोसिटी का, यानी कि पलायन वेग का। तो एस्केप वेलोसिटी है क्या? तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट to overcome the gravitational attraction pull is called escape velocity। यानी कि ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ अगर किसी बॉडी को आप पृथ्वी से बाहर की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु वापस पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी और वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको किसी बॉडी को पृथ्वी के ग्रेविटेशन पुल से बाहर की तरफ भेजना है तो आपको मिनिमम एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है और उसी वेलोसिटी को हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। राइट। तो जैसे जैसे वेलोसिटी आप इंक्रीज करते जाएंगे आप देखेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज करने से उसकी हाइट भी क्या होगी, सर्टेन एक इंक्रीज करती रहेगी। तो आपको इतना ज्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना होगा कि ये जो v का मान 0 हो रहा है वो पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर ना होकर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर कहीं हो, ताकि पृथ्वी के अगर बाहर वेलोसिटी 0 होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी। तो इसके लिए आपको एक सर्टेन वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। जो वेलोसिटी आपका इतना ज्यादा हो कि वो ग्रेविटेशनल पुल को आसानी से क्रॉस कर ले। राइट। तो आइए अब एस्केप्ड वेलोसिटी को डिराइव करने की चेष्टा करते हैं और फाइंड करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। राइट। चलिए, हमने एक इमेजिन कर लिया कि हमारे ने यहां पे एक पृथ्वी है। राइट। हमने इसे अर्थ इमेजिन किया है, यानी कि ये आपका अर्थ है और इसका सेंटर यहां पे है। अर्थ का रेडियस हमने इमेजिन किया r, यानी कि r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और इसका जो मास है वो हमने बिग M एज्यूम कर लिया। राइट। और पृथ्वी की सतह से कोई एक बॉडी है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है और वह बॉडी कुछ एक सर्टेन हाइट तक, यानी कि यहां तक पहुंची है और ये जो बॉडी है इसकी मास जो है ना स्मॉल m है। राइट। तो इस बॉडी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो आपकी लेट कर लेते हैं x है। राइट। यानी कि ये डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी x हो गई। ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है
कि पृथ्वी एक बड़ी मास है और यहाँ पे एक छोटी मास है, यानी कि दो मासेस हैं, और दो मासेस के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या हो जाएगा, तो यानी कि फोर्स ऑफ attraction between the earth having mass capital M and the body mass small m is F is equal to G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये पृथ्वी यानी कि अर्थ और इस छोटे से मास के बीच में ये लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके इन दोनों बॉडी का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हमने एज्यूम किया है, एक्स को, तो इसलिए डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, राइट। अगर इस बॉडी को हम dx अमाउंट में डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, वो डेफिनेटली पृथ्वी के ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। तो ये जो छोटे अमाउंट में हमें वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी through a small distance dx is, वो कितना हो जाएगा, that is dw, और dw यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो फोर्स की वैल्यू अगर यहां पे आप पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाता है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट। तो यानी कि इस छोटे से बॉडी को जिसका मास स्मॉल m हमने लेट किया था, उस बॉडी को एक छोटा अमाउंट में डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, dw कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो सोचिए कि हमें एक्चुअली में उस बॉडी को पृथ्वी के सरफेस से इनफाइनाइट तक पहुंचाना है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा, और इन सारे वर्क डन को अगर हम एक साथ ऐड कर दें यानी कि इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो दैट मतलब कि हमें करना होगा इंटीग्रेट इसे पृथ्वी के सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक रेंज में, राइट। यानी कि द टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस of the earth to the infinity is, वो कितना हो जाएगा, दैट इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी कि आप ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वर्क डन को क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे, और ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करेंगे, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dw, और dw का वैल्यू हमने यहां पहले ही फाइंड कर लिया है, और वो है आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये जो आपका वैल्यू हो गया वो आपका हो गया
वर्क डन का। अब हमें जो इसको इंटीग्रेट करना है, हमारी रेंज कहां से है? हमारी रेंज है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि फ्रॉम रेडियस आर टू इंफिनिटी, यानी कि हमें इसे सरफेस से इंफिनिटी तक रेंज में इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या मिलेगा? dw जो है आपका इंटीग्रेट होकर टोटल वर्क डन हो जाएगा, और यहां पे g कैपिटल M स्मॉल m जो है आपका कांस्टेंट है, और वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा? दैट इज dx बाई एक्स स्क्वायर, राइट। और रेंज क्या होगा इंटीग्रेशन का? फ्रॉम r टू इंफिनिटी। अगर हम इसको इंटीग्रेटेड करते हैं तो वैल्यू जो होता है वो हो जाता है -1 बाई एक्स, क्योंकि याद रखिएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू जो होता है वो होता है -1 बाई एक्स, राइट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वैल्यू हमको मिला -1 बाई एक्स, लेकिन रेंज क्या है? वही r टू इंफिनिटी। अगर हम इस रेंज को यहां पुट करते हैं तो पहले हम इंफिनिटी रेंज को पुट करेंगे और फिर देन माइनस माइनस इस r वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यह प्लस हो जाएगा, यानी कि g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। तो ये क्या हुआ? आपको टोटल वर्क डन मिल गया, राइट। तो ये वर्क डन कहां से कहां तक था? एक बॉडी को पृथ्वी के सरफेस से इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जो हमें अमाउंट में वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन का वैल्यू हमें कितना मिला? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। लेकिन कोई बॉडी अगर ये वर्क कर रही है तो डेफिनेटली उसके पास पहले से कोई एनर्जी रही होगी, क्योंकि बिना एनर्जी का आप वर्क कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे उसके पास पहले से कोई एनर्जी थी जो कन्वर्टेड हो गई है वर्क में, और वही वर्क यहाँ पे आपको मिला है। तो ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी VE यानी कि एस्केप वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसके पास उस समय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m VE स्क्वायर। VE यहां पे क्या है? तो याद रखिएगा VE हियर एस्केप वेलोसिटी, राइट। तो यानी कि यहां पे वो बॉडी जो है इनिशियली यानी कि एकदम स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से भेजी जा रही है? तो एस्केप वेलोसिटी से भेजी जा रही है। तो एस्केप वेलोसिटी से जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो यहाँ पे उस समय उसकी इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो इनिशियल काइनेटिक कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। और यही जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्टेड हो रही है? वर्क डन में, यानी कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, राइट। ये कैलकुलेशन आपको तो सिंपल इजी समझ में आ रहा होगा। अब यहां से अगर हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डराइव करें तो हमें देखिए यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन जो आपको मिलेगा दैट इज gm डिवाइडेड बाई r, और यहां से आपको 2 यहां पे चलाएगा, यानी कि ये अब वेलोसिटी यानी कि एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा √2gm डिवाइडेड बाई r। आपको एक रिलेशन बहुत अच्छे से पता होगा कि g इज इक्वल टू होता है gm बाई r स्क्वायर, यानी कि gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर, राइट। अगर इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाई r अंडर रूट, राइट। अब यहां से अगर आप r को कैंसिल कर दो तो क्या इक्वेशन बच गया? √2gr, जो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। अब जो है इस पूरे इक्वेशन में फॉर्मूले में अगर ध्यान से आप देखें तो एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली किस पे डिपेंड करता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि प्लेनेट के रेडियस पे, g पे, और यहां पे कोई फैक्टर नहीं है, राइट। तो अगर हम इसको अर्थ के लिए करें, फॉर अर्थ, राइट, अगर हम इसको अर्थ के लिए फाइंड करने की कोशिश करें तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज 2, और g की वैल्यू आपको अच्छे से पता है 9.8, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, यानी कि 6400 इंटू 10 टू द पावर क्यूब मीटर, ये अंडर रूट कर देंगे।
तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अप्रोक्स ये वैल्यू मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसके वेलोसिटी का मान है ऑन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर अगर इस वेलोसिटी से आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो पृथ्वी पर वापस कभी भी नहीं आएगी, यानी कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगी, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी का भी एक अच्छा खासा रिलेशन है, यानी कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो जो इसका पथ है वो भी चेंज कर लेता है। और वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर वेलोसिटी को आप नॉर्मल वेलोसिटी के साथ भेजते हो, यानी कि आप जो पृथ्वी पर किसी बॉडी को नॉर्मल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो या ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो ये जो बॉडी है वो तो आपके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं जाएगी, पृथ्वी पे ही रहेगी, ठीक है ना। और पृथ्वी के ही ऑर्बिट में हो सकता है तो रिवॉल्व करे। तो अगर वो वेलोसिटी कम हुआ तो डेफिनेटली इसका जो पथ होगा, जिस पथ में ये ट्रैवलिंग करेगी, वो पथ आपका इलिप्टिकल पथ होता है। याद रखिएगा, ये पथ इलिप्टिकल पथ है। और इलिप्टिकल पथ आपको पता ही होगा कि ये इस प्रकार से एक इलिप्स होता है, जिसका ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस होता है। और इसमें जो फोकस जो होता है यहां होता है, यानी कि समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे सूर्य है तो पृथ्वी अगर यहाँ है तो ये इसको इस प्रकार से रिवॉल्व करे, ये फोकस है, राइट, ठीक है। तो ये इलिप्टिकल पथ है। अगर ये वेलोसिटी का वैल्यू जो है नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास हो जाएगी, तो ये पथ जो है ना, जो इलिप्टिकल था वो चेंज होकर सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि अब बॉडी किसमें, सर्कुलर पथ में रोटेट करेगी। तो याद रखिएगा ये पथ हो जाएगा सर्कुलर। वहीं अगर इस वेलोसिटी को और थोड़ा इंक्रीज कीजिए तो वेलोसिटी का मान अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी कि जिसको आप स्केप वेलोसिटी कहते हो, तो डेफिनेटली ये बॉडी तो आपकी स्केप कर जाएगी, लेकिन उस समय जो इसका पथ होगा वो आपका पैराबोलिक पथ होगा। यानी कि पैराबोलिक पथ, यानी आप अच्छे से जानते हैं, इस प्रकार से एक पथ ट्रेस किया जाएगा, राइट। यानी कि सपोज कीजिए यहां आपकी पृथ्वी होगी तो ये ऐसे बॉडी जो है रोटेट करेगा, ऐसे, राइट। अगर इमेजिन कीजिए कि आप इसके वेलोसिटी से भी ज्यादा किसी बॉडी की वेलोसिटी को आप दे रहे हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, तो क्या वो पृथ्वी से बाहर नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि वो स्केप वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी है, तो डेफिनेटली वो पृथ्वी को छोड़ेगी ही छोड़ेगी, लेकिन उसका जो पथ होगा वहां पे हाइपरबोलिक हो जाएगा, यानी कि ये पथ जो है पूरा हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो इस तरीका से वो अपने ट्रैजेक्टरी पथ को भी चेंज करती है जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी के चेंज करने से किसी ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी पथ भी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।